हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल के स्ट्रीट में स्वागत है। हम यहाँ ऐसे महान व्यक्तित्वों की चर्चा करते हैं जो आज कहीं किताब के पन्नों में दबते गए हैं। हमारा प्रयास है कि उनके मजबूत व्यक्तित्व, निडरता और दृढ़ विश्वास को फिर से अपने प्यारे भारत देश के निवासियों में जागृत करने का। उम्मीद है आपको हमारी ये कोशिश पसंद आएगी। और आज हम जिनकी बात करने जा रहे हैं उन्हें आयरन मैन के नाम से भी पूरे भारत में जाना जाता है। अब तो आपको पता लग ही गया होगा हम किन की बात कर रहे हैं। अगर ये नहीं होते तो आज हमारा भारत जैसा यूनाइटेड दिखता है, शायद ही वैसा होता। एक कहावत हमारे भारत में बड़ी प्रचलित है, विविधता में एकता। ये एकता ही हमें किसने और कैसे दिलाई, चलिए जानते हैं। वल्लभ भाई का पूरा नाम वल्लभ भाई झावर भाई है। लोग इन्हें सरदार पटेल के नाम से भी जानते हैं। इनके नाम के आगे सरदार लगने की भी एक घटना है, उसे हम वीडियो में आगे जानेंगे। वल्लभ भाई का जन्म 31 अक्टूबर 1875 में नाडियाद, गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम झावर भाई पटेल और माता लाडबा देवी थी। वल्लभ भाई इनकी चौथी संतान थे। इन्होंने करमसाद में प्राथमिक विद्यालय और पेटलाद में हाई स्कूल में पढ़ाई की थी। सरदार पटेल को अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने में काफी वक्त लगा। उन्होंने 22 साल की उम्र में 10वीं की परीक्षा पास की थी। अगस्त 1910 में वे आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। उन्होंने 36 महीने की वकालत के कोर्स को महज 30 महीने में पूरा कर लिया था। वर्ष 1913 में वे भारत लौट आए और अहमदाबाद में बस गए और महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। खेड़ा संघर्ष। स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का सबसे पहला और बड़ा योगदान 1918 में खेड़ा में संघर्ष हुआ। गुजरात का खेड़ा, जिसे डिवीजन कहते हैं, उन दिनों भयंकर सूखे की चपेट में था। किसानों ने अंग्रेज सरकार से भारी कर में छूट की मांग की। जब यह स्वीकार नहीं किया गया तो सरदार पटेल, गांधी जी एवं अन्य लोगों ने किसानों का नेतृत्व किया और उन्हें कर न देने के लिए प्रेरित किया। अंत में सरकार झुकी और उस वर्ष करों में राहत दी गई। ये सरदार पटेल की पहली सफलता थी। बारडोली सत्याग्रह। बारडोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में गुजरात में हुआ एक प्रमुख किसान आंदोलन था, जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों की लगान में 30% तक की वृद्धि कर दी थी। पटेल ने इस लगान वृद्धि का जमकर विरोध किया। सरकार ने इस सत्याग्रह आंदोलन को कुचलने के लिए कठोर कदम उठाए, पर अंततः विवश होकर उसे किसानों की मांगों को मानना पड़ा। एक न्यायिक अधिकारी ब्लूमफील्ड और राजस्व अधिकारी मैक्सवेल ने संपूर्ण मामलों की जांच कर 22% लगान वृद्धि को गलत ठहराते हुए इसे घटाकर 6.03% कर दिया। इस सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद ही वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। आजाद भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सरदार वल्लभ भाई पटेल क्यों नहीं? आखिर ये सवाल बहुत से लोगों के मन में जरूर आते होंगे। इसके लिए कुछ लोग गांधी जी को भी दोषी ठहराते हैं, पर हम आज के लोग उस समय की समस्याओं और उस समय के नेताओं की क्या परिस्थितियां रही होंगी उसे भूल जाते हैं। हम बिना किसी को दोषी ठहराए उस समय जो हुआ था बस उसकी चर्चा करेंगे। 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो ब्रिटिश सरकार को ये समझ आ गया था कि अब भारत को अधिक समय तक गुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता। वही आजादी के लिए आंदोलन में जुटे स्वतंत्रता संग्राम के नेता भी इस बात को समझ रहे थे कि अब लड़ाई बिल्कुल अंतिम चरण में ही है। ऐसे में ब्रिटिश सरकार ने 1946 में कैबिनेट मिशन का प्लान बनाया। कैबिनेट मिशन को इस तरह समझा जा सकता है कि यह आजादी के बाद की सरकार की रूपरेखा थी। इसके तहत देश में वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी थी। अंग्रेज वायसरॉय को इसका अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट होना था।
और कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट को वाइस प्रेसिडेंट बनना था। अब यही वाइस प्रेसिडेंट आगे चलकर आजाद भारत का प्रधानमंत्री बनना नियत था। उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट अबुल मौलाना आजाद थे, पर गांधी जी के दबाव में आकर उन्होंने ये पद छोड़ दिया। फिर जब कांग्रेस के नए प्रेसिडेंट की तलाश शुरू हुई, दूसरे शब्दों में कहें तो देश के भावी प्रधानमंत्री का चेहरा खोजा जा रहा था। अप्रैल 1946 में कांग्रेस कार्य समिति की मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, आचार्य जेबी कृपलानी समेत कई दिग्गज नेता शामिल थे। उस समय कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव प्रांतीय कमेटियां करती थी। खास बात ये थी, किसी भी प्रांतीय कमेटी ने जवाहरलाल नेहरू के नाम का प्रस्ताव नहीं किया था। कांग्रेस की 15 प्रांतीय कमेटियों में से 12 सरदार पटेल के पक्ष में थी और बाकी की 3 कमेटियों ने जेबी कृपलानी और पी सीतारमैया का नाम प्रस्तावित किया था। इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि बहुमत पटेल के पक्ष में थी। किंतु महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में थे। इसके बावजूद नेहरू के नाम पर सहमति नहीं बनी। अंत में आचार्य कृपलानी को ये कहना पड़ा कि मैं बापू की भावनाओं का सम्मान करते हुए जवाहरलाल नेहरू के नाम का प्रस्ताव करता हूँ। इस बात के साथ ही उन्होंने एक कागज पर जवाहरलाल नेहरू का नाम लिखकर आगे बढ़ा दिया। कार्य समिति के कई सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए। इस कागज पर सरदार पटेल ने भी हस्ताक्षर किया। बैठक में महासचिव जेबी कृपलानी ने एक और कागज पर सरदार पटेल से उम्मीदवारी वापस लेने का जिक्र किया और कहा कि जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस अध्यक्ष बनने दें। अंत में महात्मा गांधी के निर्णय का सम्मान करते हुए सरदार पटेल ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। राजमोहन गांधी अपनी किताब पटेल इन लाइफ में लिखते हैं कि कोई और वजह हो ना हो, लेकिन इससे पटेल आहत जरूर हुए होंगे। गांधी जी को लगता था कि नेहरू अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व सरदार पटेल से बेहतर कर पाएंगे। शायद इसीलिए वे नेहरू के समर्थन में थे। आजादी के बाद 15 अगस्त 1947 को सरदार पटेल को उप प्रधानमंत्री बनाया गया। पटेल के पास आजाद भारत के गृह मंत्रालय का भी जिम्मा सौंपा गया। उनके पास सूचना और प्रसारण मंत्रालय का भी प्रभार था। देश का एकीकरण। आज ये जो हम संपूर्ण भारत देखते हैं, ये टुकड़ों में बटा होता अगर हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते और इनका साथ देने वाले व्यक्ति बीपी मेनन ना होते। अंग्रेजी सरकार ने इन रियासतों को 3 ऑप्शन दिए थे, या तो भारत में मिल जाए या स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कार्य। आजादी प्राप्ति के दौरान भारत में करीब 562 रियासतें थी। जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर को छोड़कर 562 रियासतों ने स्वेच्छा से भारतीय परिसंघ में शामिल होने की स्वीकृति दी थी। अब हम जानते हैं कि सरदार पटेल ने अपने समक्ष आई इन कठिनाइयों का सामना कैसे किया। जूनागढ़ सौराष्ट्र के पास एक छोटी सी रियासत थी और चारों ओर से भारतीय भूमि से घिरी थी। वह पाकिस्तान के समीप नहीं थी। वहां के नवाब ने 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी। नवाब के विरुद्ध बहुत विरोध हुआ तो भारतीय सेना जूनागढ़ में प्रवेश कर गई। नवाब भागकर पाकिस्तान चला गया और 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ भी भारत में मिल गया। फरवरी 1948 में जनमत कराया गया, जो भारत में विलय के पक्ष में रहा। हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत थी, जो चारों ओर से भारतीय भूमि से घिरी थी। वहां के निजाम ने पाकिस्तान के प्रोत्साहन से स्वतंत्र राज्य का दावा किया और अपनी सेना बढ़ाने लगा। वह ढेर सारे हथियार आयात करता रहा। पटेल चिंतित होते। अंततः भारतीय सेना 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद में प्रवेश कर गई। इसे ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाता है।
3 दिनों के बाद निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और नवंबर 1948 में भारत में विलय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कश्मीर। उस समय के शासक महाराजा हरि सिंह ने अपने राज्य के भविष्य के बारे में निर्णय लेने में देरी की थी, लेकिन जब राज्य के पश्चिमी जिलों में एक विद्रोह और उसके बाद पाकिस्तान द्वारा समर्थित पड़ोसी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रांत के हमलावरों द्वारा किए गए हमलों ने उन्हें निर्णय लेने को मजबूर कर दिया। ये पाकिस्तान समर्थित हमलों ने कश्मीर में भयंकर कत्लेआम करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इसी दिन को कश्मीर का ब्लैक डे भी कहा जाता है। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने पाकिस्तान समर्थित सेनाओं से युद्ध करने के लिए भारतीय सेना की मदद के बदले में जम्मू और कश्मीर का भारत में विलय करने को स्वीकार किया। वर्तमान में पश्चिमी जिले को आजाद कश्मीर और उत्तरी जिले को गिलगिट बाल्टिस्तान के रूप में जाना जाता है। किंतु जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर को ये कहकर अपने पास रख लिया कि यह समस्या एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। कश्मीर समस्या को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गए और अलगाववादी ताकतों के कारण कश्मीर की समस्या दिनों दिन बढ़ती गई। फाइनली 5 अगस्त 2019 को पीएम मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रयास से कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 और 35A समाप्त कर दिया गया। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया और सरदार पटेल का अखंड भारत का स्वप्न साकार हुआ। 31 अक्टूबर 2013 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 137वीं जयंती के मौके पर गुजरात के उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक नए स्मारक का शिलान्यास किया। यहाँ लोहे से निर्मित सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक विशाल प्रतिमा लगाने का निश्चय किया। अतः इस स्मारक का नाम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रखा गया। प्रस्तावित प्रतिमा को एक छोटे चट्टानी द्वीप साधु बेट पर स्थापित किया गया। पटेल सही मायनों में मनु के शासन की कल्पना थे। उनमें कौटिल्य की कूटनीतिज्ञता तथा महाराज शिवाजी की दूरदर्शिता थी। वे केवल सरदार ही नहीं बल्कि भारतीयों के हृदय के सरदार थे। धन्यवाद।